Hello, my dear students. So, I'm ready with a new video, and the title of the video is Exceptions to the Law of Demand. In my earlier video, I've already discussed what is law of demand, and it is the continuation of that video. वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, सो मैंने एक एक्सेप्शंस का एक नया वीडियो बना दिया है. सो आई एम रेडी विद द वीडियो. ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए, लॉ मैं आपको बहुत जल्दी से रिकैपिचुलेट कर देती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड मीन्स होता है कि जब प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करती हैं किसी भी कमोडिटी की, तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ करती है. और जब प्राइसेस उसकी डिक्रीज़ करती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसकी वो इंक्रीज़ कर जाती है. ठीक है, तो इट मीन्स what does it mean? It means कि there is an inverse relationship between prices of a commodity and its quantity demanded. ठीक है, when other things are equal, यानी कि जो डिमांड को पे जो दूसरे फैक्टर्स इफ़ेक्ट डालते हैं वो सारे फैक्टर्स जब कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो तब उनके कांस्टेंट होने पर प्राइस जो है वो सिर्फ डिमांड को डिमांड के ऊपर असर डालती है. ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड पे जो असर डालते हैं, जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ठीक है, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इन सारे डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड के ऊपर असर डालते हैं. तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है. ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ करके बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट्स हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, तो ये जितने भी दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जब ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं यानी इनमें चेंज नहीं होता, इनके कांस्टेंट होने पर प्राइस ही सिर्फ एक ऐसा डिटर्मिनेंट बचता है जो कि डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालता है. तो और इफेक्ट कैसे डालता है? इन्वर्स इफेक्ट डालता है, यानी कि प्राइसेस जब इंक्रीज़ करती हैं तो डिमांड डिक्रीज़ कर जाती है, और प्राइसेस जब डिक्रीज़ करती हैं तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है. और यही है लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, लेकिन ऐसे देखिए कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ये लॉ ऑफ डिमांड एक्सरसाइज नहीं करता है. ठीक है, तो वो केसेस कहलाते हैं लिमिटेशंस, या हम उनको कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. यानी ऐसे ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ये एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं. ठीक है, ये देखिए, यही मैंने अभी आपको समझाया कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और क्या इन्वर्स रिलेशनशिप होता है? प्राइस जो है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. यानी कि प्राइसेस जो हैं उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उनके चेंजेस पर डिमांड में चेंजेस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. ये अभी मैंने समझाया कि बाकी जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, वो डिटर्मिनेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है ये एक, और लास्ट है कंसर्न विद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि ये हमेशा किसी न किसी पीरियड ऑफ टाइम से डिटरमिन्ड होता है. जैसे हम लेते हैं डिमांड पर डे, या डिमांड पर वीक. ठीक है, या डिमांड मंथली, एनुअली, यानी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम से ये रिलेटेड होता है. ठीक है, इसको हम हमेशा टाइम के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि डिमांड है लेकिन किस टाइम की है, पर डे की ली है कि पर मंथ की ली है कि एनुअली ली है कि वीकली ली है, ये चीज़. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. अब हम देखते हैं, अब हम एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं. देखिए, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड दैट विद द फॉल इन प्राइस द डिमांड ऑल्सो फॉल्स, and there is an increase in demand with an increase in price. They refers to the conditions where the law of demand is not applicable. क्या है? डिमांड जो है वो नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, देखिए बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ये नहीं होती है. ठीक है, तो अब ये कौन से केसेस होते हैं? ठीक है, इनको अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, इसमें जो पहला है, जो फर्स्ट है एक्सेप्शन, वो है गिवन गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन,
नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस, एंड द लास्ट इज़ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। तो ये ऐसी 5 कंडीशंस होती हैं जिसमें कि लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि दे आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी ये वो कंडीशंस हैं जो कि एग्जिस्ट, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को एग्जिस्ट नहीं कराती। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता, यानी प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होता है, इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट अपना जो पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ गिफन गुड्स। देखिए गिफन गुड्स जो होते हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है, इन्होंने सर रॉबर्ट गिफन जो है, इन्होंने ही सबसे पहले गिफन गुड्स के कॉन्सेप्ट को लाया था। द टर्म गिफन गुड वॉज डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट आफ्टर ही नोटिस्ड इन द पुअर विक्टोरियन एरा दैट द राइज इन द प्राइस ऑफ अ बेसिक गुड इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर फूड। इन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा पैराडॉक्स नोटिस किया था। ठीक है, बड़ी अजीब सी चीज़ें नोटिस की थी। इन्होंने ये देखा था कि एक बेसिक फूड है, विक्टोरियन एरा में एक बेसिक फूड है, तो उसकी प्राइसेस में जैसे ही राइज हुआ तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई। तो लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो ये नहीं कहता। लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि किसी की भी प्राइस बढ़ेगी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इन्होंने बड़ा उल्टा चीज़ देखी, ऑपोजिट चीज़ इन्होंने नोटिस करी। इन्होंने देखा कि एक बेसिक फूड था। बेसिक फूड का मतलब होता है कि बेसिक जो हमारे एसेंशियल्स होते हैं खाने में, जैसे कि वीट है, राइस है, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक बेसिक फूड के केस में इन्होंने देखा कि उसकी जैसी प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई। तो इसी को हम कहते हैं गिफन पैराडॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, और गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स विद अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। देखिए गिफन गुड्स जो होते हैं, मैंने आपको इस पे पूरा एक अलग से एक वीडियो है मेरा, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स का, वो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, तब आपको गिफन गुड्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए उसमें मैंने ये बताया है कि 2 तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो होता है उसका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, और जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उसका निगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। तो गिफन गुड्स जो होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाईली इन्फीरियर होते हैं, बहुत ही चीप होते हैं और सस्ते होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इनका जो इनकम इफ़ेक्ट होता है ये बहुत ही हाई होता है, हाई इनकम इफ़ेक्ट होता है। कहने का ये मतलब है कि इनकम इनकम इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि इनकम के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे कमोडिटी की जो डिमांड है उस पर असर आता है। जैसे जनरली नॉर्मल गुड्स के केस में ये होता है कि जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो इनकी डिमांड, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, और जब इनकम डिक्रीज़ करती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता कि जब जैसे ही जैसे कि मतलब उल्टा रिलेशनशिप नहीं होता इसमें। ठीक है, उल्टा रिलेशनशिप इसमें होता है। ठीक है, इसमें कैसे होता है कि देखिए जैसे जैसे ही रियल इनकम, जैसे कोई कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम जैसे ही इंक्रीज़ करती है, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के साथ में क्या होता है कि उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन गिफन और इन्फीरियर गुड्स के साथ क्या होता है कि इनकी डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, उल्टा। ठीक है, इफेक्ट देते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप जहाँ पे भी लिखा रहेगा तो वो होता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो गिफन गुड्स वो हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट हाईली नेगेटिव होता है, यानी कि जैसे ही इनकी जैसे ही कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो कंज्यूमर इनको बिल्कुल भी अब डिमांड नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका स्टेटस इंक्रीज़ कर जाता है, उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ कर जाती है, और वो इन गुड्स को छोड़ करके नॉर्मल गुड्स पे स्विच कर जाता है। ठीक है, तो गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप जो प्राइस और डिमांड के बीच में होती है वो यहाँ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट गुड्स देख लेते हैं, वो है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। ये वेबलन गुड्स जो है वो थॉस्टीन वेबलन नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने ही प्रोपाउंड किया था इसको, उन्होंने ही इसको फाउंड किया था। तो इसीलिए इन गुड्स को वेबलन गुड्स भी कहते हैं या आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन डिमांडेड ओनली बिकॉज ऑफ देयर प्राइसेस आर हाई। इनको तभी डिमांड किया जाता है जब तक इनकी प्राइसेस हाई हैं। जैसे ही एक बार इनकी प्राइसेस कम हो गई तो इनको डिमांड नहीं किया जाता। अब ये देखिए लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल उल्टा केस है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइसेस जैसे ही लो होंगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनमें जैसे ही प्राइसेस फॉल करती हैं इनको डिमांड ही नहीं किया जाता। यानी ये अपनी प्राइसेस के कारण ही जाने जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली रिच सिंबल्स होते हैं, मतलब जो रिच पीपल होते हैं उनके सिंबल होते हैं। ठीक है, रिच पीपल की ये पहचान होते हैं, जैसे डायमंड्स, रेयर पेंटिंग्स, विंटेज कार्स, एंटीक गुड्स। इन देखिए ये सारे गुड्स को तभी डिमांड किया जाता है जब इनकी प्राइसेस हाई हैं, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल होते हैं, सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल होते हैं। तो आप इनकी प्राइसेस को अगर आप रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो इसको सब लोग एफर्ट कर लेंगे, तो इसमें इसमें यूनिक चीज़, इसका जो यूनिक कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर जो वेबलन गुड्स होते हैं ये रिच लोगों की पहचान होते हैं, सिंबल होते हैं। वो जो रिच पीपल होते हैं वो इसको तब इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये हाई है, इसकी प्राइसेस हाई हैं और इनको सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये रेयर होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको सस्ता कर देंगे तो फिर इसको सब लोग खरीद लेंगे, तो फिर इसमें यूनिकनेस कहाँ रह गई। ठीक, तो वेबलन गुड्स जो होते हैं या इनको हम आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी कहते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन होते हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए कंज्यूमर इग्नोरेंस का ये मतलब होता है कि कभी कभी कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं, तो वो क्या करता है कि हाई प्राइस पे भी कमोडिटी को ख़रीद लेता है, यानी कि हाई प्राइस पे भी उसको डिमांड करता जाता है। ठीक है, बल्कि हाई प्राइस पे उसको डिमांड कम करनी चाहिए, लेकिन वो हाई प्राइस पे भी डिमांड करता जाता है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट्स आउट ऑफ द कंज्यूमर बाइसेस। अब इसमें क्या होता है, एक तो देखिए ये पॉइंट होता है कि वो उसको पता ही नहीं होती, कंज्यूमर को प्राइसेस पता ही नहीं होती कि मान लीजिए एक मार्केट में कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी ए को महंगे दाम पे ख़रीद रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उस मार्केट बी में वो कमोडिटी सस्ते दाम पे मिल रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ये भी होता है कि कभी कभी कंज्यूमर क्या सोचता है कि किसी कमोडिटी की हाई प्राइस को वो उसके स्टेटस से जोड़ देता है, कि जैसा हम जैसे मान लीजिए हम मार्केट गए और हमने देखा कि दो तरीके के बनानास रखे हैं, तो वो हमें एकदम से हम ये मतलब रियलाइज़ होता है, कुछ कुछ कंज्यूमर से ऐसा रिलेट कर लेते हैं कि अगर ये महंगा वाला है तो ये इसकी क्वालिटी में ज़रूर कोई ना कोई अच्छी बात होगी, क्वालिटी ज़रूर इसकी अच्छी होगी, तो हम उसको महंगे दाम पे ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो ये कंज्यूमर इग्नोरेंस का पॉइंट हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे कंज्यूमर की इग्नोरेंस के कारण या कंज्यूमर ये के बाइसेस के कारण। ठीक है, ये देखिए कंज्यूमर इग्नोरेंस के कारण या कंज्यूमर के बाइसेस के कारण वो कंज्यूमर जो है वो हाई प्राइस पे भी डिमांड को शो करता है, हाई प्राइस पे भी डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नहीं, अभी तो एक पॉइंट और बचा हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस। सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस का ये मतलब होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्राइसिस हो जाती है, फेमाइन आ जाती है या वॉर टाइम चल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि हम स्टॉक करके चीज़ों को रख लें, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइसेस में मिले, बढ़े हुए दामों पे मिले। तो इस डर के कारण, इस फियर के कारण, ये देखिए लिखा ना, दे फियर दैट गुड्स वुड नॉट बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये गुड्स फ्यूचर में अवेलेबल ना हो, तो वो बढ़ी हुई प्राइसेस पे भी, इंक्रीज प्राइसेस पे भी हाई डिमांड शो करते हैं और उस सामान को खरीद करके स्टॉक करके रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और डिप्रेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है कि जब इकोनॉमी में डिप्रेशन चलता होता है तो अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ डज नॉट इंड्यूस कंज्यूमर्स टू डिमांड मोर। अब अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन का टाइम चल रहा है और अगर आपने प्राइसेस कम कर दी तो भी कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो वो ख़रीदेगा कहाँ से। तो ये जो एक सिचुएशन ऑफ क्राइसिस की जो क्राइसिस में जो सिचुएशंस अराइज होती हैं, जैसे वॉर हो गया, फेमाइन हो गया, फ्लड्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, इन सब केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। ये लास्ट है हमारा।
फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस जो है वो ये कहता है कि अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नियर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाली हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग प्राइस पे, अभी की प्राइसेस पे, अभी की बढ़ी हुई प्राइसेस पे भी को डिमांड शो करने लगेगा, यानी अभी की बढ़ी हुई प्राइसेस पे भी वो ख़रीदने लगेगा। ये ज़्यादातर गोल्ड के केसेस में होता है कि अगर जैसे कंज्यूमर जो है उसको ये लग रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज़ करने वाली हैं, ठीक है, नियर फ्यूचर में, तो वो अभी भी तो गोल्ड की प्राइसेस कोई बहुत सस्ती तो है नहीं, बढ़ी ही हुई हैं, तो वो उन बढ़ी हुई प्राइसेस, इंक्रीज प्राइसेस पे भी हाई डिमांड शो करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइसेस, ठीक है, एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि डिमांड कर्व कैसा होता है इन केस देयर आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो डिमांड कर्व है उसका जो शेप था वो कुछ कुछ देखिए इस तरीके का था, ऐसे था, यानी ये मतलब लोअर साइड जा रहा था, डाउनवर्ड्स जा रहा था और टुवर्ड्स द राइट, ठीक, ऐसे ही था ना, हमने ऐसे ही पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड वाले वीडियो में, ठीक। ये हो गया आपके प्राइसेस और ये हो गया आपके क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप था, तो अभी तक तो ये नीचे की तरफ जा रहा था ये डिमांड कर्व, ठीक। लेकिन अब जो एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस क्या कहते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये देखिए, पहले प्राइस पी थी तो उस पर जो डिमांड थी वो क्यू थी, तो हमारा ये कंजंक्शन पॉइंट हमको मिल गया। इसी तरीके से जब प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई, पी से P1 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ कर गई इन केस ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो ये Q से Q1 हो गई, तो हमें हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन पॉइंट ये वाला मिल गया। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक हमको DD कर्व मिला जो कि किधर जा रहा है, जो कि अपवर्ड जा रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, उल्टी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व शो कर रहा है, यानी ये उन सारे एक्सेप्शंस का डिमांड कर्व है जो अभी हमने पढ़ा था। तो जब भी डिमांड कर्व में एक्सेप्शंस आते हैं तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल लॉ ऑफ डिमांड है ये एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। उस सिचुएशन में ऐसा डिमांड कर्व बनने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे डिमांड कर्व में जो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड है उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप ना हो करके कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।